हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कृत कार्य कितना होगा, इसकी हमें गणना करनी है। मान के चलिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान, ये कह लीजिए एक समरूप विद्युत क्षेत्र, जिसको हम दर्शा रहे हैं ई वेक्टर से। अभी से एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव है जो इस तरह से उपस्थित है। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव जो ये उपस्थित है इसके साथ कोई कोण बनाता है। मान लीजिए उसको आप थीटा या थीटा नोट से दर्शा सकते हैं। तो ये कोई कोण बना रहा है, किसी कोण पर ये उपस्थित है। अब क्या होगा, इस एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के जो आपका धनात्मक आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत ध्रुव पर बल युग्म लग रहा है वो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा। और बलयुग्म के कारण जो बलाघूर्ण लगता है उसका मान हम पहले उसकी गणना कर चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बलाघूर्ण होता है उसको दर्शाते हैं टो से, और टो बराबर किसके आता है, पी साइन थीटा के आता है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, तो इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण पर स्थित करना चाहें, यानी कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अगर हम घुमाना चाहें, किसी कोण पर स्थित करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, इस बलाघूर्ण के विरुद्ध बाह्य बलाघूर्ण लगाना होगा। हम इसको स्थित कर रहे हैं तो इसको बिना त्वरित किए हुए हम घुमाएंगे, बिना त्वरित किए हुए घुमाएंगे तो बाह्य बलाघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बलाघूर्ण के समान होना चाहिए। यानी कि हमें इतना ही बलाघूर्ण आवश्यक है इसको किसी कोण पर घुमाने के लिए या स्थित करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव को किसी अल्प कोण जिसको हम दर्शा रहे हैं डी थीटा से घुमाने में कितना कार्य होगा। ठीक है, तो हम कार्य बलाघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं, बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य होता है बलाघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर है, और यहाँ पे बलाघूर्ण किसके बराबर होगा, टो के, टो का मान कितना है, पी ई साइन थीटा, और कितना कोण हम घुमा रहे हैं, कोणीय विस्थापन कितना कर रहे हैं, डी थीटा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाती है। तो डी डब्ल्यू का मान आ जाता है पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम इस द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। अब कोई सी भी स्थिति के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि इसको इसकी साम्य अवस्था से, यानी कि जब ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश स्थित होता है, किसी कोण इसको हम दर्शा रहे हैं थीटा नोट तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो इस कुल कार्य की गणना कर रहे हैं, तो कुल कार्य डब्ल्यू किसके बराबर होगा, जो अल्प कोण घुमाने में किए गए कार्य है इसका समाकलन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके थीटा नोट जहाँ तक हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू यहाँ तक हम इसका समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके थीटा नोट तक पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा साइन थीटा का। साइन थीटा का समाकलन हम सब जानते हैं, ये होता है माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे आपके यहाँ पर लिमिट आ जाएगी थीटा नोट और लोअर लिमिट आपकी 0 डिग्री। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो आगे इसको सरल करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी ई अपर लिमिट, ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा नोट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, ये पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले टर्म पहले ले लेते हैं। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी ई 1 माइनस कोस थीटा नोट जूल। ये कार्य आ गया कि अगर इसको हम थीटा बराबर 0 यानी कि इसकी साम्य अवस्था से, यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो, इस अवस्था से किसी भी कोण पर, और उस कोण को हम किससे दर्शा रहे हैं, थीटा नोट से, इस पर घुमाएं तो किए गए कार्य का मान ये होगा। अब मान के चलिए कि हम विद्युत द्विध्रुव को किसी अन्य कोण, मान लीजिए किसी कोण, इसको मैं दर्शा रहा हूँ थीटा 1 से किसी अन्य कोण थीटा 2 तक हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए, ठीक है, तो अब इसी समीकरण का समाकलन कहाँ से हो जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2, और जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, और कार्य का मात्रा आप सभी जानते हैं जूल होता है। अब हम कुछ स्थितियाँ ले लेते हैं।
ठीक है। तो स्थिति ले रहे हैं साम्य अवस्था, यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के अनुदिश स्थित हो उस अवस्था में वो साम्य अवस्था कहलाती है, अस्थायी साम्य अवस्था, स्थिर अवस्था। तो θ1 इस साम्य अवस्था से यानी कि 0 डिग्री से इसको घुमाया जा रहा है 90 डिग्री पर, तब कार्य का मान कितना होगा? तो W बराबर किसके यहाँ पी cos θ1, θ1 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, माइनस cos θ2, और θ2 की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दें। cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यह आ जाएगा W बराबर पी। ठीक है, इसी प्रकार इसको साम्य अवस्था से 180 डिग्री यानी कि अस्थायी संतुलन की अवस्था में घुमाया जाए तो उस अवस्था में किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर पी cos 0 माइनस cos 180। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि यहाँ पे ये -1 है, -1 और माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, और 1 ये इन दोनों जुड़ जाएंगे तो W बराबर 2 PE। ठीक है, तो ये आपकी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको हम दर्शा रहे हैं ई वेक्टर से, और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव लाया जाता है और ये लाया जा रहा है अनंत से, लाकर स्थित कर दिया जाता है इसकी साम्य अवस्था में। ठीक है, तो हम यहाँ पे किए गए कार्य का मान क्या होगा पहले हम ये ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिए द्विध्रुव बना है दो बिंदुवत आवेशों से जो समान परिमाण के हैं लेकिन प्रकृति विपरीत है, एक माइनस है और एक प्लस है। अब इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो 2a के बराबर है, ये आप सभी जानते हैं। अब ध्यान दीजिए अगर मैं माइनस q आवेश लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा और प्लस q आवेश जो कार्य किया जाएगा एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। माइनस क्यू के कारण जो कार्य होगा, क्योंकि बल यहाँ पे आपका ऋणात्मक है तो कार्य भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के कारण जो किया गया है वो आपका ऋणात्मक होगा और प्लस क्यू आवेश के लिए धनात्मक होगा। अगर हम दोनों को जोड़ें तो कार्य 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना आएगा? दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2a। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a दूरी और अधिक विस्थापित करना पड़ेगा। तो यानी कि इस आवेश को किए गए कार्य मतलब 2a दूरी अधिक विस्थापित करने में, अंदर लाने में जो कार्य किया जाएगा वो ही कार्य आपका अतिरिक्त कार्य होगा जो आपका शेष बचेगा। बाकी कार्य एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक, और दोनों का योग किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कुल कार्य, कृत कार्य किसके बराबर होगा? आवेश, कौन सा आवेश? माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, और तय की गई अतिरिक्त दूरी, और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में कितनी अतिरिक्त दूरी तय करेगा? ये 2a दूरी होगी। तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? -QE, ये बल लग रहा है, और अतिरिक्त दूरी कितनी तय कर रहा है? 2a। अब 2a को हम q के साथ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हम q इंटू 2a, ये द्विध्रुव आगमन होता है जिसको हम p वेक्टर से दर्शा दें यानी कि PE। तो ये अतिरिक्त कार्य हो गया जो आपका यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अतः विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी द्विध्रुव को अनंत से लाकर स्थित करने में जो कार्य किया जाएगा वो -P होगा, और ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि U1 बराबर किसके आ जाएंगे? -PE। ये समीकरण नंबर 1। तो इसको स्थित करने में स्थितिज ऊर्जा का मान ये होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम इसको स्थित करने के बजाय इसको किसी कोण पर घुमाएं तो उस कोण पर घुमाने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इसकी समांतर स्थिति से इसी थीटा कोण पर हम घुमा रहे हैं। जब हम इसको घुमाएंगे तो हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके बराबर होगा? ये मान हम पीछे ज्ञात कर चुके हैं। तो इस कार्य को हम दर्शा रहे हैं U2, सॉरी मैं W2 से मान लीजिए W2, ये किसके बराबर हो जाएगा? PE1 माइनस cos थीटा, और ये कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस कार्य को मैं ऊर्जा के रूप में दर्शा रहा हूँ U2 बराबर किसके? PE1 माइनस cos थीटा के। ठीक है, अब कुल कार्य कि अगर आप इसको लेके आए हैं विद्युत क्षेत्र में और इसको किसी कोण पर स्थित किया गया है तो ये इन दोनों स्थित ऊर्जा कितनी होगी? किए गए कुल कार्य किसके बराबर? एक कार्य है आपका -P के बराबर, दूसरा कार्य है PE1 माइनस cos थीटा, यानी कि एक स्थितिज ऊर्जा ये है और दूसरी स्थितिज ऊर्जा ये होगी, यानी कि दोनों के योग के बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा। कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर किसके हो गया? U1 प्लस U2 के। तो हम समीकरण 1 और 2 से ये मान इसमें रख देंगे।
तो ये आ जाएगा u बराबर माइनस पी ई प्लस पी ई 1 माइनस कोस थीटा के। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा पी ई माइनस पी ई कोस थीटा, पी ई से पी ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे पी वेक्टर और ई वेक्टर और दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा है, तो दोनों का परिमाण और इनके मध्य बनने वाले कोण की कोज्या है, तो इसको हम अदिश गुणनफल के रूप में यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यू बराबर आ जाएगा पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये सदिश रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्थितियाँ देख लेते हैं कि अगर आपने इससे को यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 0 डिग्री पर हो तब स्थितिज ऊर्जा यानी कि ये साम्य अवस्था में हो, अस्थायी संतुलन की अवस्था, तब स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, माइनस पी के बराबर। ठीक है, वी कोस 0 1 के बराबर होता है, ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है। और यदि आप विद्युत द्विध्रुव को इसके अभिलंबवत रख रहे हैं इस तरह से, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 और कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें अवस्था में इस पर बलागुण जो लगेगा वो सर्वाधिक लगेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक अवस्था और है, उसको देख लेते हैं। यदि आप विद्युत द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की अवस्था में रखते हैं यानी कि थीटा बराबर 180 रखते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा पीई आ जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि बोर्ड में इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो एक मुख्य प्रश्न जो 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है अधिकतर, ठीक है, वह है समविभव पृष्ठ को परिभाषित करिए और किसी एकल आवेश के लिए विभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। एकल आवेश के लिए और एक समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ का जो आपका चित्र होता है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आपका सन 2013 में आया है, 16 में आया है और 19 में आया है। इसके बाद 2014 में से जो न्यूमेरिकल आया है, विभव का मान ज्ञात करना होता है, विभव शून्य ज्ञात करना होता है। तो 2 बिंदुवत आवेश दिए हैं, 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के 2 बिंदुवत आवेश एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करते हुए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 बिंदुवत आवेश आप ले लेंगे, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है। अब विभव 2 जगह शून्य होता है, एक तो अनंत पर शून्य होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब इसको मिलाने वाली किस रेखा पर, तो इन दोनों के मध्य भी हो सकता है और इन दोनों के बाहर भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए 2 अवस्थाओं में हम मान ज्ञात करेंगे। पहली अवस्था फर्स्ट हम ले रहे हैं कि 2 बिंदुवत आवेशों को मिलाने वाले किसी बिंदु पर ये मान 0 है। तो आप क्या करेंगे, पहले आवेश की दूरी को x मान लेंगे और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपको दी होगी, जैसे यहाँ पे दी है 16 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है, तो बाकी कितनी बचेगी 16 - x। एक तरीका ये होगा। ठीक है, जब दोबारा करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये किसी दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर, यहाँ पे आंतरिक में था, यहाँ बाहर स्थित है। तो अब पहले आवेश की दूरी, इस चित्र को मैं इधर बना देता हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ पे मान लिया दोनों आवेशों को मिलाने वाली दूरी, यहाँ पर ये 0 है। पहले आवेश से दूरी कितनी हो गई x, तो दूसरे से कितनी हो जाएगी, अब ये दोनों के मध्य की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ पे ये दूरी कितनी बचेगी दूसरे से x - 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से दूरी ले लेंगे और जिस बिंदु पर विभव समान होगा, क्योंकि विभव अदिश राशि है और परिणामी विभव, ठीक है, दोनों बिंदुवत आवेशों के कारण जो विभव होगा उनके बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, यानी कि v बराबर किसके v1 + v2, और इसका मान कितना है 0, यानी कि v1 बराबर किसके आ जाएगा v2 के, एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा। तो आपका काम ये होगा, सीधे सीधे आप क्या रखेंगे v1 बराबर v2 के। तो पहले बिंदुवत आवेश के कारण विभव ज्ञात करो और दूसरे बिंदुवत आवेश के कारण विभव ज्ञात करो, और विभव का सूत्र आप जानते हैं KQ/R। ठीक है, तो आप KQ/R रख लेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे, उधर Q2 का R2 का। ठीक है, और इस तरह से आप कैलकुलेट करते हुए ये मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद 2015 में इस पार्ट से न्यूमेरिकल ही आया है। क्या न्यूमेरिकल था, 4 × 10⁻⁹ कूलम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट का विभव है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिंदु उसके पृष्ठ के अंदर है। और आपको बताया था विभव जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही उसके अंदर होता है, यानी कि आयतन पर समान विभव होता है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, समान विभव 10 वोल्ट ही रहेगा।
2018 में जो प्रश्न आया है उस भौतिक राशि का मान होता है जो मात्रक जूल पर कूलाम होता है। ये राशि अदिश है या सदिश है, तो ये विभव और विभवांतर का मात्रक होता है। विभव विभवांतर इस बार आपके कोर्स में नहीं है, तो शायद ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न ना पूछा जाए। ठीक है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर त्रिज्या